नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम साउल यानी साइंस एंड आर्ट ऑफ लिविंग में। मैं हूं आपके साथ शिखा। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे हार्ट केयर एंड लाइफस्टाइल एक्सपर्ट डॉक्टर बिमल छाजेड़, जो कि लगातार आपको गाइड कर रहे हैं हार्ट प्रॉब्लम से बचने के लिए। और अगर हार्ट प्रॉब्लम आपको हो गई है तो उसके आगे आपको क्या ट्रीटमेंट फॉलो करना चाहिए। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। नमस्कार। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल यहाँ पर आता है कि इंडिया में आज लगातार नंबर ऑफ पेशेंट जो हैं हार्ट के वो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये समस्या रुक नहीं पा रही है। आखिर इसकी वजह क्या है, क्या कर सकते हैं हम इसमें? देखिए, ये हार्ट की बीमारी इसलिए बढ़ रही है कि लोगों का खान पीन में चर्बी की मात्रा बढ़ गई है और उसके साथ उनको जो एक्सरसाइज करना चाहिए या जो जो ध्यान रखने चाहिए, सिगरेट नहीं पीना चाहिए, वज़न नहीं बढ़ना चाहिए, ब्लड प्रेशर शुगर नहीं बढ़ना चाहिए, ये सब का ध्यान नहीं हो पा रहा है। और इसके फलस्वरूप हो क्या रहा है, हार्ट के ट्यूब्स के अंदर चर्बी की मात्रा बढ़ते जा रही है, ब्लॉकेजेस बढ़ते जा रहे हैं और ये बीमारी फैलता जा रहा है और लोगों को जानकारी ही नहीं है इसके बारे में। और ये बीमारी आज 10 करोड़ तक पहुंच चुकी है। 10 करोड़ जनता हार्ट के बीमार हो चुकी है और ये एक बहुत गलत बात हो रही है, पूरे सिस्टम खराब हो रहा है। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से हार्ट के नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ रहे हैं, उसी तरह से कहीं ना कहीं हार्ट केयर हॉस्पिटल्स की संख्या भी बढ़ रही है और साथ ही जो हमारे कार्डियो सर्जन हैं उनकी संख्या भी बढ़ रही है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एक सक्सेस रेट की तरफ हम लोग जा रहे हैं? देखिए, एक बहुत ही अलग तरीके का सोच हो रहा है कि अगर हार्ट के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं और डॉक्टर्स के नंबर बढ़ रहे हैं, ये सक्सेस की बात नहीं है, ये फेलियर की बात है। हाँ देखिए, स्मॉल पॉक्स के नंबर ख़त्म हो गए, ये सक्सेस का बात था। पोलियो के पेशेंट ख़त्म हो गए, ये सक्सेस की बात था। पर हार्ट के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, ये सक्सेस की बात नहीं है, फेलियर की बात है। तो ये देखा जाए कि हार्ट के हॉस्पिटल के नंबर इसलिए बढ़ रहे हैं कि सिस्टम फेल कर रहा है, हार्ट के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं क्योंकि सिस्टम फेल कर रहा है। मतलब हार्ट की बीमारी का जो असली कारण है वो कोलेस्टेरॉल और ट्राइग्लिसराइड जो ब्लॉकेज बनाती है, उसको तो हम टैकल करना ही नहीं चाहते हैं। और पूरे कार्डियोलॉजी और हार्ट के सर्जन्स लगे हुए हैं कि हम ऑपरेशन का नंबर बढ़ा दें, हॉस्पिटल के नंबर बढ़ा दें। थोड़े दिन पहले मेरे पास एक पेशेंट आए थे, आके बोले डॉक्टर साहब कार्डियोलॉजी में ट्रिमेंडस प्रोग्रेस हो गई है। मैंने बोला आपने कहाँ देखा प्रोग्रेस? बोला पहले दिल्ली में 2 हार्ट के हॉस्पिटल थे, आजकल 25 है। मैंने बोला अच्छा और कुछ देखा आपने? बोला हर हॉस्पिटल के बिल्डिंग लंबे लंबे चौड़े चौड़े होते जा रहे हैं। मैं बोला और कुछ देखा? बोला हर हॉस्पिटल में भीड़ देखिए। फिर मैंने उनको बोला अच्छा एक बार बताइए हार्ट के पेशेंट्स के नंबर बढ़ रहे हैं कि नहीं? बोला हाँ हार्ट के पेशेंट तो बढ़ रहे हैं। फिर मैंने उनको पूछा ये सक्सेस है कि नहीं है? जब उनको रियलाइज़ हुआ ये सक्सेस नहीं है, बोले सब फिर क्यों नहीं हो रहा है? मैं बोला सक्सेस इसलिए नहीं हो रहा है कि कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट की बीमारी को रोकने का कोई कोशिश ही नहीं कर रहे। एंजियोप्लास्टी सर्जन बोलता है मेरे लिए तो बहुत अच्छा है हार्ट के पेशेंट बढ़े। तो एक पूरा समझ लीजिए ये हार्ट की बीमारी के साथ एक खिलवाड़ सा हो गया है। पूरे कार्डियोलॉजी सिस्टम इसको रोकने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। बीमार बढ़ते जाएं, हॉस्पिटल के नंबर बढ़ते जाएं। अच्छा, लोगों को नॉलेज नहीं है कि बड़ा बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है, ये सक्सेस की बात नहीं है, फेलियर की बात है। तो अगर कॉमन सेंस और लॉजिक देखेंगे तो ये फेलियर ही है, ये सक्सेस है ही नहीं। बिल्कुल डॉक्टर छाजेड़, वाकई एक छुपा हुआ तथ्य आप सामने लेकर आए हैं कि ये सक्सेस नहीं बल्कि वाकई ये फेलियर है कि लगातार नंबर ऑफ पेशेंट भी बढ़ रहे हैं और लगातार हार्ट के हॉस्पिटल की जो संख्या है वो भी बढ़ती जा रही है। तो अकॉर्डिंग टू यू, जैसा कि आपने बोला कि लगातार जो सर्जरीज हो रही है कहीं ना कहीं ये बिल्कुल गलत हैं, तो आप फिर क्या सजेस्ट करते हैं कि जो हार्ट की प्रॉब्लम है उनको किस तरीके से ट्रीट किया जाए? हार्ट की प्रॉब्लम को उसके जड़ से ट्रीट करना पड़ेगा। जैसे कोई भी बीमारी होती है, देखिए आज कोई को मलेरिया हो जाए तो हम मलेरिया के जर्म्स को ढूंढते हैं और उसको मारते हैं दवाई देके। तो हार्ट की बीमारी में भी ऐसा ही करना चाहिए कि हार्ट की बीमारी के असली कारण को ढूंढे और उसको हटाए। और कारण में है चर्बी, वो चर्बी खाने में आना नहीं चाहिए, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड अंदर जानी नहीं चाहिए। उसके संग उसको तोड़ने के लिए कुछ मेहनत और कुछ टेंशन कम किया जाए, उसके संग स्मोकिंग बंद किया जाए। तो ये मतलब हो गया कि लाइफस्टाइल को बदलना, और अगर उसके बाद भी कुछ रह जाए तो दवाइयाँ लिया जाए। तो दवाई लाइफस्टाइल ही एक्चुअल ट्रीटमेंट होना चाहिए, ये बाईपास सर्जरी एंजियोप्लास्टी नहीं। जी दर्शकों, जैसा कि डॉक्टर छाजेड़ लगातार हमें बता रहे हैं कि क्या गाइडलाइन हमें फॉलो करनी चाहिए और कौन सी गाइडलाइन हमें फॉलो नहीं करनी चाहिए। तो अगर आप भी कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, उसके लिए सभी नंबर्स आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और साथ ही अलग अलग शहरों में डॉक्टर छाजेड़ अपने कैंप लगाते हैं जिसमें कि वो पूरा जागरूकता अभियान चलाते हैं कि आपको जागरूक किया जा सके इन प्रॉब्लम से बचने के लिए। वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए सभी डिटेल आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। डॉक्टर साहब, अगला
पहला सवाल यहाँ पर आपने जैसा कि बोला कि कहीं ना कहीं एक करप्शन की बात होती जा रही है कि लगातार सर्जरीज बढ़ती जा रही हैं, कि हॉस्पिटल्स की संख्या में एक इजाफा होता जा रहा है। तो यहाँ पर सवाल आता है कि इन सारी ही सर्जरीज के, सारे ही ट्रीटमेंट्स के आप अगेंस्ट हैं, या कुछ चीज़ें इनमें ऐसी हैं जिनको कि आप अपने साउल के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं? देखिए, मेडिकल साइंस से जो अच्छी अच्छी चीज़ है वो हमने ले लिया है। जैसे नॉलेज, हार्ट के बारे में सारी नॉलेज, हार्ट कैसी है, कितने चेम्बर है हार्ट के अंदर, कौन सी ट्यूबें है, एलएडी, आरसीए, एलसीएक्स, उसमें कहाँ ब्लॉकेज होती है, कैसे ब्लॉकेज होती है, हार्ट अटैक कैसे होती है, इस तरह की जितनी तमाम नॉलेज है वो सारी हमने मेडिकल साइंस से लिया। एज ए मेडिकल डॉक्टर, एज ए हार्ट केयर स्पेशलिस्ट, मैंने देखा मेडिकल साइंस में अच्छाइयाँ बहुत सारी है, और उसके संग उनके मेडिकल टेस्ट जिसमें तार घुसाने की ज़रूरत नहीं है वो सब हमने लिए हैं। जैसे सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी बहुत अच्छी चीज़ है। उसके संग मेडिकल साइंस से हमने लिया है दवाइयाँ जो आज के दिन पेशेंट को आराम दे दे, आज के दिन कोलेस्ट्रॉल कम कर दे, आज के दिन बीपी कम कर दे, शुगर कम कर दे, ब्लड को पतला कर दे, कोलेस्ट्रॉल को कम कर दे। तो दवाइयाँ भी मैंने मेडिकल साइंस से ली है। सिर्फ 3 चीज़ें मैंने मेडिकल साइंस से निकाल दिया है, वो है बाईपास सर्जरी, एंजियोप्लास्टी एंड एंजियोग्राफी। ये दोनों ट्रीटमेंट मैं समझता हूँ अच्छी नहीं है, और वो जो तार वाली चेकअप होती है एंजियोग्राफी, उसके भी मैं खिलाफ हूँ। जी डॉक्टर साहब, आपने यहाँ पर जिक्र किया सबसे पहले कि बाईपास सर्जरी का, तो बाईपास सर्जरी लगातार हो रही है, लेकिन आपने बोला कि ये सही नहीं है। ये एक किस तरीके का ट्रीटमेंट होता है? अगर ये नहीं करें तो क्या करना चाहिए? वाकई ये सही नहीं है? देखिए, एक बार पहले तो आपको मैं समझाऊँ ही बाईपास सर्जरी होती क्या है। कि एक ट्यूब में आप ब्लॉकेज करते जा रहे हो और हम उस ब्लॉकेज को रोकने की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम बोलते हैं ब्लॉकेज को बढ़ने दो, हम एक काम करेंगे, एक नई ट्यूब लगवा देंगे। अच्छा, नई ट्यूब में फिर ब्लॉक हो जाएगा तब क्या करेंगे? बोला फिर एक और दोबारा बाईपास हो जाएगा। मतलब बीमारी को हम सॉल्व ही नहीं करेंगे। और ये ट्यूब लगाना कोई छोटी छोटी बात नहीं है। इसके लिए छाती को पूरा बीचों बीच काटना होगा, और इसको चाकू से नहीं कटेंगे, इसमें इलेक्ट्रिक शॉ होती है, उससे काटी जाएगी। इसको खोला जाएगा, जैक लगा के खोला जाता है हड्डी को, और इसके अंदर ऑपरेशन होगी। और ऑपरेशन के वक्त हार्ट अगर बीट करता रहेगा, उसमें स्टिचिंग अच्छी नहीं होगी, तो हार्ट को रोकना पड़ता है। उससे हार्ट लंग मशीन से पूरे बॉडी को चलाया हो जाता है। उस वक्त पैर से या हाथ से या छाती से एक ट्यूब काटी जाती है और उसको हार्ट में फिट किया जाता है। कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं है, हजारों इसके कॉम्प्लिकेशंस है। और सबसे बढ़िया बात है, इतनी इसमें ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं, इतनी इसमें जो कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस है, उसका कोई अनाप शनाप कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उसका कोई, मैं चाहता हूँ इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर बाईपास सर्जरी बिना ही पेशेंट बच जाए, देखिए कोई भी सर्जरी कराना नहीं चाहता है, पर अब इतनी बड़ी सर्जरी हो तो उसकी ज़रूरत ही ना हो तो हम फिर क्यों करवाएं? अगर वो ब्लॉकेजिंग को ही हम रोक दें तो बाईपास सर्जरी का क्या ज़रूरत है? इतनी कॉम्प्लिकेशन, इतने डेथ होते हैं सर्जरी के दौरान में, तो मैं समझता हूँ ये सर्जरी ठीक नहीं है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, कहीं ना कहीं आपने वाकई सच कहा है कि कोई भी नहीं चाहता कि उसकी सर्जरी हो। अगर सर्जरी के बिना ही बीमारी को हम जड़ से दूर कर रहे हैं तो वाकई इससे अच्छा तो और कुछ हो ही नहीं सकता। एक और टर्म जो यहाँ की लगातार आप यूज़ कर रहे हैं कि एंजियोप्लास्टी, आप एंजियोप्लास्टी के भी अगेंस्ट हैं? ये क्या ये सक्सेसफुल है या नहीं है, या क्या करना चाहिए इस केस में? देखिए, एंजियोप्लास्टी भी पिछले 20 साल का हिस्ट्री देखेंगे तो ये फेलियर ट्रीटमेंट रही है। पहले हमारे कार्डियोलॉजिस्ट लेके आए बेलून एंजियोप्लास्टी बोलते थे। एक ब्लॉकेज के अंदर एक बेलून डालते थे तार के थ्रू और बेलून को फुला देते थे, और इसको उन्होंने बहुत सक्सेस क्लेम किया था। ये 1980s की बात है। फिर पता क्या चला, जब जैसे ही बेलून निकालो ये ब्लॉकेज वापस आने लग गई। तो 2-4 साल तो इन्होंने यही बोला कि नहीं नहीं आपकी केस ही ख़राब हुई है, कभी कोई का होता नहीं है। और फिर 2-4 साल बाद इन्होंने बोला नहीं, वो बेलूनिंग ठीक नहीं है, उसके जगह एक स्टेंट लगेगी। अच्छा, स्टेंट जब लगाया गया तब तो ये क्लेम किया गया एक बार लगाओगे ज़िंदगी भर दिक्कत नहीं होगी। और वो स्टेंट लगने के बाद 2-4 साल में सारे लोग आने लगे, तब इन्होंने स्टेंट को बदल दिया और बीच में ले आए गोल्ड स्टेंट, उसके ले आए रेडियो एक्टिव स्टेंट, और आजकल चल रहा है ड्रग कोटेड स्टेंट। पर सबकी हालत हालचाल ख़राब है। ये जो स्टेंट लग रही है ये फिर से ब्लॉक हो जाती है। आप सोचिए, एक जो ओरिजिनल ब्लॉकेज हार्ट में बनी थी वो 40 साल में बनी है, और वही ब्लॉकेज आज बन रही है 6 महीना, 1 साल, 2 साल। मतलब एंजियोप्लास्टी इज़ अ कंप्लीट फेलियर ट्रीटमेंट। और ये फेलियर तब ज़्यादा होती है जब एंजियोप्लास्टी के बाद भी लोग खान पीन रहन सहन को बदलते नहीं है, कोलेस्ट्रॉल को कम नहीं करते, और आम हॉस्पिटल लोग ये सारी बातें उनको बोलते ही नहीं है। अगर पहले बोल दिया जाए तो पेशेंट करेगा ही नहीं, और बाद में बोला तो सब बोलेंगे साहब अगर यही लाइफस्टाइल फॉलो करना है तो एंजियोप्लास्टी भी नहीं कर लेते। तो ये समझ लीजिए कहीं ना कहीं पूरा बड़ा मिस्टेक चलता जा रहा है।
रहा है, एंजियोप्लास्टी की तरफ लोगों को झुकाया जा रहा है, और एंजियोप्लास्टी कोई सक्सेसफुल ट्रीटमेंट नहीं है। मैं ये समझता हूँ हमारे बॉडी को नेचर की देन है ये, इसको जितनी कम छेड़खानी करो उतना अच्छा। आप सोच लीजिए, नेचर का कोई भी चीज़ हम बना नहीं पाते, एक एप्पल नहीं बना पाते, फूल नहीं बना पाते, पत्ते नहीं बना पाते, तो नेचर को छेड़खानी करना अच्छी बात नहीं है। और बॉडी तो नेचर का बेस्ट मशीन है। आप एक बात सोच लीजिए, एक अनार आपने देखा, अनार में दाने देखिए एक एक कैसे पैकिंग करते हैं। वो दाने अगर मैं खोल दूं और आपको बोलूं रीपैकिंग कर दो, आप नहीं कर सकते। वैसे ही हमारे बॉडी के एक एक पार्ट्स अलग अलग तरीके से बनाया हुआ है, एक बार कटिंग के बाद सेम टू सेम कभी नहीं आएगा। इसलिए मैं ऑपरेशन के खिलाफ हूं, और वो जो फॉरेन बॉडी के अंदर डाली जाती है स्टेंट, उसके भी खिलाफ हूं। ये दोनों ट्रीटमेंट चल इसलिए रहा है कि कार्डियोलॉजिस्ट इनके बैकअप में है। ये लोग बोलते हैं ये ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है, पर अगर लॉन्ग टर्म एनालिसिस करेंगे तो ये दोनों ट्रीटमेंट सक्सेसफुल साबित नहीं हुई है। और ये बता रही है कि कितने बार ये सिस्टम चेंज होते जा रहा है, हर बार कुछ फेलियर आते हैं तो नया कुछ आ जाता है। तो ये चल रहा है, पर ये अच्छी ट्रीटमेंट नहीं है। जो असली ट्रीटमेंट होनी चाहिए वो है लाइफस्टाइल चेंज। जी बिल्कुल दर्शकों, जैसा कि डॉक्टर छाजेड़ ने कहा है कि नेचर में अगर हम छेड़खानी करते हैं तो कहीं ना कहीं हमको परेशानी उससे ज़्यादा ही होगी, कम नहीं होगी। इसलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम नेचर के करीब रहें और अपने लाइफ स्टाइल को सुधारें, बजाय कि हम उस सर्जरी की तरफ जाएं, तो हमारे लिए वो बेहतर साबित होगा। तो लगातार हम गाइडलाइन ले रहे हैं डॉक्टर बिमल से। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको भी कोई जानकारी मिले तो आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं उनसे, और साथ ही उनके कैंप्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं जो कि अलग अलग शहरों में लगातार चल रहे हैं। तो उसके लिए सभी नंबर, सारी डिटेल्स आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। डॉक्टर साहब, इसी के साथ हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बात आती है यहाँ पर अब एंजियोग्राफी की। क्या आप उससे सहमत हैं या आप उसके भी अगेंस्ट हैं कि हमें एंजियोग्राफी भी नहीं करानी चाहिए? देखिए, बॉडी को छेड़खानी करा जाए ऐसा कोई भी प्रोसेस के मैं खिलाफ होता हूँ। मैं समझता हूँ फिर से वही नेचर की बेस्ट मशीन है, और इस मशीन को अच्छा देखिए, कार को छेड़ लीजिए, कंप्यूटर को छेड़ लीजिए, खराब हो जाए तो नया ले आएंगे, बॉडी को नहीं नया ला सकते हैं। यही बॉडी जिंदगी भर आपके साथ चलेगी। तो और एक बार इसको छेड़खानी कर दिया, ये हमारी बनाई हुई नहीं है, भगवान की बनाई हुई है, अल्लाह की बनाई हुई है, गॉड की बनाई हुई है। इस बॉडी को छेड़खानी करने के बाद वैसे का वैसा वो कभी नहीं रहेगा, और एक ही बार बॉडी मिला आपको, दूसरे बार मिलेगा इसका कोई भरोसा नहीं है। तो इसलिए इस बॉडी को छेड़खानी करे बिगड़ जो हो वो बेस्ट है। और एंजियोग्राफी में आप सोचिए, एक तार घुसाई जाएगी, 1 मीटर लंबी तार आपके पैर से या हाथ से पूरे बॉडी को अंदर से स्क्रैच करती है। और अगर तार वो वहाँ पे घुस जाए कहीं पे तो आदमी की डेथ भी हो सकती है। अगर वो ब्लॉकेज के अंदर घुस जाए तो पर्दा फट जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगी। तो ये समझ लीजिए, एंजियोग्राफी कोई अच्छी टेस्ट है नहीं, जबकि डॉक्टर्स लोग इसको बहुत क्लेम करते हैं। और इसकी सबसे ख़राब बात है कि इसकी जो ब्लॉकेज के परसेंटेज दिया जाता है वो भी पक्का नहीं है, क्योंकि उसमें देखेंगे आप एंजियोग्राफी की रिपोर्ट में वो ब्लॉकेज लिखते हैं 70, 80 एंड 90। अगर आप देखेंगे 71 मिसिंग है, 72 मिसिंग है, 73.5 मिसिंग है, 73.8 मिसिंग है, मतलब ये एक्यूरेट है नहीं। 70, 80 और 90, और ये फिगर्स भी डॉक्टर टू डॉक्टर बदल जाता है। मैंने ये देखा है, एक पेशेंट मेरे पास आया, आके बोले सर कल मैंने 10% ब्लॉकेज कम कर दिया। मैं बोला आप कैसे कर दिए? बोला नहीं, एक हॉस्पिटल में गए थे तो 80 बोल रहा था, दूसरा 70 ही बोल रहा था। मैं बोला अब कैसा लग रहा है? बोला काफ़ी दर्द कम हो गई है। तो ये समझ लीजिए, ये एंजियोग्राफी कोई एक्यूरेट नहीं है, जो कि डॉक्टर्स क्लेम करते हैं बड़ी एक्यूरेट होती है। 10% आगे पीछे कर दिया तो पेशेंट 5 साल आगे पीछे हो गई। तो आप बोलेंगे नेचुरली डॉक्टर साहब, फिर इसके बदले क्या? इसके बदले आ गई है सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी, जो मैं समझता हूँ पिछले 20 साल में कार्डियोलॉजी में सबसे बेहतरीन जो इम्प्रूवमेंट हुई है वो हुई है ये सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी। इसमें आप लेट जाइए, 1-2 मिनट में आपको बता दिया जाएगा कितनी ब्लॉकेज है। तो आजकल धीरे धीरे एंजियोग्राफी रिप्लेस होते जा रही है, आउटडेटेड होते जा रही है, और उसके जगह ये सीटी कोरोनरी स्कैन, ये 128 वाली स्लाइस की जो मशीन आ गई है, दिस इज द बेस्ट मशीन टू फाइंड आउट द ब्लॉकेज। बिल्कुल डॉक्टर साहब, चलिए कहीं ना कहीं आपने बोला कि काफ़ी सारी चीज़ें जिनकी तरफ हम लगातार बढ़ रहे हैं उनको हमें अवॉइड करना चाहिए, कहीं ना कहीं बिल्कुल छोड़ देना चाहिए अगर हम अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं। और भी जानकारी आपसे लेना चाहूँगी, लेकिन फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। दर्शकों, लगातार हम डॉक्टर छाजेड़ से बात कर रहे हैं हार्ट प्रॉब्लम्स के बारे में, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हम अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। साउल में छोटे से ब्रेक के बाद बहुत जल्द हाजिर होते हैं।